प्रोजेक्ट हाई स्कूल हरलाडी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। डीजी 7 के अंतर्गत आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ सफदर अली आपके शिक्षक के रूप में। आज हम गणित का एक्सरसाइज 6 ट्रायंगल्स के बारे में चर्चा करेंगे। कल हमारा एक्सरसाइज का पहला दिन था, आज हम उससे आगे चर्चा करेंगे। ऐसे बीच हम थेल्स प्रमेय को भी आज पढ़ेंगे, आधारभूत अनुपातिका प्रमेय के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। अब इस सभी बच्चे एकदम ध्यान से अपने पेन कॉपी को संभाल ले और एक एक पॉइंट्स को तेजी के साथ सुनेंगे भी, समझेंगे भी, कोशिश करेंगे। चूंकि आधे घंटे का सेशन सिर्फ रहेगा, इसलिए आप ध्यान से उन चीजों को नोट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके पुस्तक को आपके सामने खोलता हूँ। एनसीईआरटी। तो यहाँ पे हम शुरू से त्रिभुजों की समरूपता के बारे में जो बात कर रहे थे, कल हम लोगों ने जाना था सर्वांग समता समरूपता के बारे में कि कोई त्रिभुज द्विभुज आकार में ना भी हो, माप में बराबर ना भी हो, परंतु उसके कोण अगर बराबर हो और उसकी भुजाएं अनुपातिक हो, तो वो जो त्रिभुज है वो समरूप कहलाते हैं, ठीक है। अब उसके आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि इन चीजों के बारे में कि ये कहाँ से आया, ये सारे जितनी जो उत्पत्तियां हुई, जो थ्योरम्स बने, जो प्रमेय बने, ये कहाँ से आए, किन्होंने इसका मतलब इनके बारे में खोज की। तो सबसे पहली बात जो आप याद रखेंगे, समरूपता के लिए दो प्रतिबंध को हमेशा याद रखेंगे। वो दोनों क्या प्रतिबंध है, उसको मैं आपके स्क्रीन में हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। इन दोनों लाइन को आप जल्दी से नोट कर लेंगे या आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो, यानी कि उनकी भुजाएं का अनुपात जो होगा, अगर दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर है तो ए बी बटा पी क्यू, ठीक है, बी सी बटा क्यू आर, ठीक है, और सी ए बटा आर पी होगा। ओके, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए आते हैं, ठीक है। एक बात और याद रखेंगे कि ध्यान दीजिए, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो उन्हें समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं, यानी कि उनके कोण समान है। जैसे अगर एक त्रिभुज का 30 डिग्री है, दूसरे का भी 30 डिग्री है, दो अलग अलग त्रिभुज का, तो इन दोनों जो कोण जो बराबर मिल रहे हैं, इन्हें समान कोणिक कहते हैं। अब इसी प्रकार अगर ये 30 है, दूसरे का भी 30 हो, अगला जो कोण, अब मैं एक फिगर बना के आपको दिखाता हूँ, आपके लिए अच्छा होगा। देखिए, अगर ये दो त्रिभुज है, ठीक है, दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए बी सी, दूसरा पी क्यू आर। अगर ए कोण कितना है 30 डिग्री मान लिया जाए, 30 डिग्री है, आप देखिए समझेंगे, जिस कोण को मैं बता रहा हूँ उसी को समझेंगे। पी क्यून भी ऐसे वो दिखने में 30 डिग्री नहीं है, मैं उसको मान रहा हूँ, इसे 90 डिग्री ही मानते हैं, ठीक है। ये 90 है और पी भी, पी यानी क्यू पी आर भी 90 डिग्री है, ठीक है। ये दोनों 90 डिग्री है। और उसके पीछे हम थोड़ा सा जाते हैं तो ये 90 है, ये दोनों 90 है, ठीक है, 90 90। अब इसके बाद हम जाते हैं कि बी कोण और क्यू कोण, मान लिया जाए ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। फिर हम जाते हैं उसके अगला में, ये सी जो है ये 30 डिग्री है और ये भी आर भी 30 डिग्री है। तो जब एक 90 हो गया, एक 60 हो गया, एक 30 हो गया, जब तीनों कोण मिल रहे हैं और दो त्रिभुज से संबंधित तीनों कोण मिल जाते हैं, तो ऐसे दो त्रिभुज को समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ओके, और इन्हीं त्रिभुज के बारे में सोचते हुए
क्या किया, थेल्स ने एक महत्वपूर्ण नियम को प्रतिपादित किया, जो क्या कहलाता है आगे जाके, जो प्रतिपादित किया जो नियम को, उसे हम थेल्स प्रमेय के रूप में पढ़ेंगे। और तेजी के साथ हम नीचे आते हैं, जान जाइए थेल्स एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, ठीक है। आगे हम नीचे आते हैं, ठीक है। इसमें एक क्रियाकलाप जो दिया हुआ है कि आप कागज काट के कर सकते हैं, उसका आधारभूत समानुपातिका प्रमेय को समझने के लिए। तो इस क्रियाकलाप को कोशिश करेंगे कि आप घर पे करेंगे। जो भी दिया हुआ है कि एक कागज को इस प्रकार से बिंदु अंकित कर लेंगे, उसके जब उसको आप नापेंगे कि AP बराबर PQ, और बराबर बराबर दूरी पे जब दो बिंदु को लेते हुए आप जब बनाएंगे, तो पता चलेगा कि सारा का सारा जो अनुपात है वो एक दूसरे के समान अनुपात में आ रहा है। तो इस चीज को आप क्रियाकलाप घर में करेंगे, हम आधारभूत समानुपातिका प्रमेय पे सीधे आ जाते हैं, क्योंकि समय लिमिटेड है। देखिए, इसे ही आधारभूत समानुपातिका प्रमेय कहते हैं। कहीं कहीं पे आधारभूत अनुपातिका प्रमेय लिखा रहता है और कहीं पे इसे थेल्स प्रमेय लिखा रहता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन कोई भी पूछ दे तो आप उसका जवाब यही लिखेंगे, जो एक ही लिखेंगे जो आपके सामने अभी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और 10th में बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो समझिए कि त्रिभुज का ये पहला क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसको प्रमेय 6.1 भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रमेय है 6.1, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है, सबसे पहले नोट डाउन करेंगे। एक तो आ सकता है कि आप थेल्स प्रमेय लिखें। क्या आ सकता है, थेल्स प्रमेय लिखें। कुछ नहीं, ऐसे ही लिखा रहेगा कि थेल्स प्रमेय लिखें या व्याख्या कीजिए, ठीक है। उसके लिए या लिखा रह सकता है आधारभूत समानुपातिका प्रमेय लिखें, या फिर लिखा रह सकता है जो थेल्स प्रमेय का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, यदि किसी त्रिभुज, आप देख रहे हैं मैं उसे ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, कि समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, ठीक है। ये आ सकता है क्वेश्चन में। तो आप शुरू कहां से करेंगे, सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। त्रिभुज का निर्माण करेंगे। त्रिभुज आपका क्या होगा, त्रिभुज आप ले सकते हैं ABC, जैसे चित्र में दिया हुआ, आप सब कॉपी में उतारते भी जाएंगे। सबसे पहले उत्पत्ति लिखेंगे इसी प्रकार से, और लिखेंगे हम एक त्रिभुज, हमें एक त्रिभुज प्रश्न में क्या दिया है, ABC दिया है, मान लिया है ABC है त्रिभुज, ठीक है। जिसमें BC के समांतर, जो ABC त्रिभुज है उसमें BC के समांतर एक भुजा क्या है, DE है। समांतर का अर्थ समझ रहे हैं ना, कि ये BC और D हमेशा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, हमेशा बराबर दूरी पे अनंत तक चलते रहेंगे। दो समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, इनके बीच हमेशा दूरी समान बनी रहती है, ठीक है। तो यही आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे सबसे पहले, कि हमें एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें भुजा BC के समांतर रेखा अधोभुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है। देखिए इन सारे बात को समझिए कि एक और भुजा हम लिए, वो भुजा ऐसे भी हो सकती थी, आप देख लेंगे। ऐसे एक भुजा ऐसे ऐसे काटती है, ठीक है। ये भुजा में एक पॉइंट क्या कहला गया, D कहला गया, एक पॉइंट E कहलाया, ठीक है। एक D कहलाया, एक E कहलाया। ये समांतर किसके है, D किसके समांतर है, BC के समांतर है, ठीक है। इनके समांतर है, ठीक है। और इसमें AB पे कौन सा बिंदु पे काटती है, D पे, और AC पे किस पे काटती है, E पे। इसी बात को आपको लिखना है, ठीक है। तो ये लाइन लिख लेंगे आप पूरा का पूरा। क्या लिख लेंगे, हमें एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें भुजा BC के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं ABAC को, देखिए ये AB है ये भुजा, अरे AC को D और E पर काटती है, D और E पर काटती है। हाईलाइट मैं कर देता हूं उसको फिर से आपके सामने, ये DE पे काटती है ना, काटती है, आपके सामने हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, AD बटा, यानी जहां पे बिंदु पे काटती है हमें सिद्ध करना है AD, ये इतना दूर, और उसके बटा DB उसके नीचे। इसको मैं एक काम करता हूं,
अलग कलर से कर देता हूं तो आपको समझ में आएगा। एडी बटा क्या करना है, डीबी, ठीक है। और फिर क्या सिद्ध करना है हमें, एडी बटा डीबी और एई बटा, क्या सिद्ध करना है, एई बटा ईसी। ये हमें सिद्ध करना, प्रश्न हमारा यही कहता है कि ये दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। हमें यही सिद्ध करना है, ठीक है, वेरी गुड। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, इसके आगे हम बढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, यहां तक तो हमारा प्रश्न हो गया, हमें सिद्ध करना तक। आइए बी और सी को मिलाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में बीई और सी डी को मिला लेते हैं। ये जो बी और सी डी कहाँ पे है, आपको साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा साफ साफ। ये बी जो डॉट डॉट में मिला हुआ है, इसको और सी डी को मिला लेते हैं, ठीक है। इन दोनों रेखा को हम मिला लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक रचना करते हैं। रचना का मतलब है कि आप जब खुद से कोई चीज प्रश्न में डालते हैं, तो ये अभी तक तो हम लोग उसके चीजों को मिला ले रहे थे, अभी रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं, ईएन जो है लंब डाल देते हैं किस पे, एडी पे। ईएन लंब, ईएन आपको देख रहे होंगे, ईएन समझ में आ रहा है ना, ये जो मैंने खींचा ब्लू से, ईएन लंब किस पे डाला, एडी पे। लंब का मतलब है एडी पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और दूसरा रचना करते हैं, डीएम लंब डाल देते हैं एसी पर, ठीक है। एडी लिखे, एडी बोले या ए बी बोले, बात समान है, लंब उस रेखा पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो डीएम लंब किस पे डाल दिए, एसी पे, ठीक है। तो लंब का मतलब ये हुआ कि फिर एसी पे वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। बहुत वेरी क्लियर, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। ये आप लोग लिख लेंगे, रचना जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो जो डॉट डॉट से दिखा हुआ लाइन है उसको जरूर आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जब हमने लंब डाल दिया दोनों के ऊपर, यहाँ पे कई त्रिभुज हमारे सामने बन गए। आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पे त्रिभुज फिर से एक रचना कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए एडीई का क्षेत्रफल, एडी त्रिभुज एडी, अब चित्र में जाए, फिर त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने पढ़ा है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। अगर कोई बेस मान लिया जाए किसी त्रिभुज का और उसका ऊंचाई, तो यहाँ पे एडीई हम ले रहे हैं। एडीई की जब बात कर रहे हैं तो ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए डी और ई की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आधार हम ले लेते हैं एडी को, मैं उसका अलग कलर कर देता हूं। आधार जिस आधार के इसको ले लेते हैं, एडी को ले लेते हैं आधार। और हमारे पास ऊंचाई के रूप में क्या ले लेते हैं, ऊंचाई को अलग कलर में दिखा देते हैं, ईएन हो जाएगा, जो उस पे लंब है वो उसकी ऊंचाई है। तो यानी कि फॉर्मूला के हिसाब से एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी बराबर क्या होगा, 1/2 एडी इंटू ईएन, ठीक है, होगा। यहाँ देखिए नीचे आप जाके देखिएगा कि सब है कि नहीं वैसा, है ना। 1/2 एडी इंटू ईएन आपके सामने दिख रहा है, 1/2 एडी इंटू ईएन, है ना। चूंकि बेस उसका था, आधार था 1/2, आधार के रूप में एडी था और ऊंचाई के रूप में ईएन था, ठीक है। अच्छा, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम ए आर भी लिख देते हैं। एरिया, बार बार क्षेत्रफल लिखने से एरिया का शॉर्ट फॉर्म ए आर लिखते हैं। तो आपसे आप सारे कक्षाओं में क्या करेंगे, आप पूरा त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल ना लिख के सीधा क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे, ऐसा सिंपल सा लिख देंगे, एरिया ऑफ एडी ऐसे लिख देंगे, या एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ पीक्यूआर, जो त्रिभुज हो उसी प्रकार का लिख देंगे, ओके। अब आगे आते हैं, जैसे हमने एरिया ऑफ एडी बराबर 1/2 एडी इंटू एल लाया, उसी प्रकार से अब एक और त्रिभुज हमारे पास है, बीडीई। कौन सा त्रिभुज है, बीडीई, ऊपर जाएंगे बीडीई की बात करेंगे। तो बीडीई हमारे कहाँ है, आप सभी चित्र में ध्यान से देखेंगे, मैं उसको हाईलाइट फिर से कर रहा हूँ बीडीई को।
बी डी को हाईलाइट कर रहा हूं, बी डी, गलत हो गया ना, बी डी ई, ये है ना, ये आपका त्रिभुज है बी डी। एक बात आप तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो बाहर में भी हो सकती है। इस त्रिभुज का जो है, मैं थोड़ा सा साफ साफ इसको मिला दूं तब आप लोग के लिए क्लियर होगा। इस त्रिभुज की ऊंचाई जो है, जो लंब है वो बाहर की ओर है, बाहर की ओर, समझ में आ रहा है ना। देखिएगा इसकी ऊंचाई यहाँ पे है, यहाँ पे लंब है, तो इसकी ऊंचाई कहाँ पे है, ई एन जो है बाहर की है। तो लेकिन आधार क्या है, बी डी ही है, आधार क्या है, बी डी है। तो इसमें भी क्या लिखाएगा, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, बी डी इंटू ई एन हो जाएगा, है ना। अब चलिए नीचे आके देख लेते हैं कि क्या वैसा है ना। एरिया ऑफ बी डी बराबर 1/2, यहाँ पे dB इंटू एन लिखा है। अब dB लिखें या BD लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से नीचे नापे या नीचे से ऊपर नापे, ठीक है। 1/2 इंटू dB इंटू EN लिखा हुआ, साफ दिख रहा है आपको, है ना, ये साफ दिख रहा। चलिए हम दो दो इसको निकाल लिए, ये साफ दिख रहा है। एरिया ऑफ BDE बराबर 1/2 dB इंटू EN, ठीक है। इसके बाद फिर एक त्रिभुज आ जाता है, एरिया ऑफ AD, जस्ट इसके विपरीत तरफ, एरिया ऑफ ADE, उसी चित्र में लेंगे, आप उसी चित्र में वापस आइए, एरिया ऑफ ADE। ADE आपको चित्र में दिख रहा होगा, मैं हाईलाइट करता हूं, ध्यान आप लोग का हमेशा बना रहे इसलिए, ADE हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब इसमें अगर आप आधार AD लेते हैं, ठीक है, तो EN/AD हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो आधार, आप स्टॉप करके अब यहाँ पे देखिए, बहुत सिंपल सा, AD/DM है। DM क्यों है, यहाँ पे ऊंचाई आपने क्या लिया है, इधर वाले को लिया, इस साइड अपोजिट साइड के लिए लिया है, ठीक है। डी में अपोजिट साइड के लिए लिया, समान क्षेत्रफल है ना दोनों को का। यहाँ देखिएगा, ये तो अगर हम बेस AE को ले लें, कलर बदल लेता हूं मैं, अगर AE को बेस ले ले और ऊंचाई को ले ले, ये ऊंचाई ले ले, तो हमारा क्या हो जाएगा, AE/DM हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार फिर देखिएगा, फिर इसने लिया होगा, ये नीचे वाले त्रिभुज में लिया होगा, ये नीचे वाला त्रिभुज कौन सा है, ये वाला है आपका, इस पे लिया होगा। इसमें बेस क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, एक बार हमने AD निकाला, इसको निकाला, फिर उसके बाद DB पे निकाला, अबर आधार इस पे निकाला, और लास्ट में आधार इस पे निकाल रहे हैं अभी, यानी EC ले लेंगे। इसका जो ऊंचाई है DM, वो भी बाहर की तरफ ये वाला गिरा हुआ, इसको अकेला पहले कर लेता हूं मैं, इसका ऊंचाई किधर है, ये DM बाहर की ओर है, यानी EC बटे क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। एरिया ऑफ DEC बराबर क्या होगा, EC/1/2 इंटू EC/DM हो जाएगा, ठीक है। नीचे जाके देखते हैं, ऐसा ही है ना। यहाँ पे देखिए, AE/DM ऊपर वाले त्रिभुज के लिए, नीचे वाले के लिए EC इंटू DM है, साफ साफ दिख रहा है क्या है, 1/2 EC इंटू DM है, ठीक है। आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स आ चुके हैं, ठीक है। चार त्रिभुजों में आपने बनाया है। अब चार त्रिभुज में आप जब लेते हैं, मैं छोटा इसलिए कर रहा हूं कि आप स्क्रीन में आप मल्टीपल चीजों को देख पाए, तभी क्लियर हो पाएगा। तो आप इन सबको अपने हिसाब से, इस पुस्तक में नहीं दिया है, परंतु आप अपने हिसाब से इन्हें आप ऐसे लिख सकते थे, जैसे इन्हें 1 लिख सकते थे, इसे 2 लिख सकते थे, यहाँ तक वाले को 3 लिख सकते थे, और ये लास्ट वाले को आप 4 लिख सकते थे, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। आप चारों समीकरण
इसको बना सकते थे। तो जब 1 2 3 4 आप लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए हम पहले 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, यानी कि एरिया ऑफ एडी बटा एरिया ऑफ बीडी, 1 और 2 को हम कर रहे हैं। देखिए 1 और 2 कहने का अर्थ इसको और इसको कर रहे हैं, ठीक है। जब दोनों को बटा में लिखेंगे तो दोनों का बराबर वाला भी बटा में आ जाएगा हमारे पास, यानी 1/2 ये वाला, इसके बाद वाला भी बटे में आ जाएंगे ये दोनों, यानी 1/2 एडी इंटू ई एन, नीचे में आ जाएगा 1/2। अभी जो मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान रखिएगा आप लोग, इस जगह पे मैं हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ एडी बटा एरिया ऑफ बीडी बराबर 1/2 एडी इंटू ई एन, मतलब ऊपर वाला, फिर उसके बाद दूसरा वाला एरिया ऑफ ये सेकंड वाला एरिया ऑफ बीडी बराबर 1/2 उसके पार वाला 1/2 डीबी इंटू ई एन नीचे आया। अब देखिए बहुत सिंपल, मैं पूरा क्लियर करता हूँ तब समझ में आएगा। आप सुनिए आपके सामने क्या हो रहा है, कि 1/2 ऊपर है ना, 1/2 ऊपर है, तो 1/2 नीचे के 1/2 से कट जाएगा, en ऊपर है नीचे के en से कट जाएगा, क्या आपके पास आ जाएगा ad बटा, क्या आ जाएगा ad बटा db आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप जब क्लियर करेंगे, इसी प्रकार करेंगे तो फिर वही नीचे वाले दो को लेंगे, है ना, 3 और 4 को लेंगे, जो मैंने लिया था यहाँ पे लेंगे 3 और 4 को, यानी ये वाले को लेंगे समीकरण 3 के रूप में, और ये 4 को लेंगे, तो इनके बराबर क्या आ जाएगा। वैसे ही एरिया ऑफ एडी बटा एरिया ऑफ डी सी एडी ये वाला, डी सी ये वाला, इनके बराबर वाला ऊपर आ जाएगा, इनके बराबर में ये है, इसके बराबर में ये है, 1/2 कट जाएगा, ठीक है, डीएम कट जाएगा, बचेगा ए बटा ईसी, बचेगा ए बटा ईसी आ गया। इन दोनों समीकरण को हम क्या कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं 5 और नीचे वाले को मान सकते हैं 6, ठीक है, 5 6 मान लेंगे। 5 6 मानने के बाद फिर हम क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब 5 और 6 को कंपेयर करते हैं दोनों त्रिभुज को। एक इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आप लोग एकदम ही याद से हाईलाइट कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसको आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा, जो इसका जान है, क्यों जान है मैं बताता हूं। ये दो समीकरण के बाद सबसे ज्यादा इस पूरे थ्योरम को बनाने में सबसे ज्यादा पॉइंट जो है, जो बच्चे को नहीं समझ में आता, वो चीज है पिछले क्लासों से लिया हुआ एक चीज। वो क्या है, इस त्रिभुज में आप देखिएगा ऊपर वाला एडी इसके एडी से मिल जा रहा है, मैच कर जा रहा है ना, दोनों समान है। नीचे वाला जो है एरिया ऑफ बी डी, नीचे एरिया ऑफ डी सी नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये दोनों नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या ध्यान देना है कि ध्यान दीजिए त्रिभुज बी डी डी सी एक ही आधार तथा समांतर रेखा बी सी तथा डी के बीच बने दो त्रिभुज हैं। आप देखिएगा एक समांतर, आप ध्यान दीजिएगा, आप देखिए चिंता मत कीजिए, मैं इसका रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, आप सभी को इसका रिकॉर्डेड वर्जन भी मिलेगा, ठीक है। तो आप आराम से चुपचाप से सिर्फ सुनिए और बाद में रिकॉर्डेड वर्जन को देख के भी समझ जाइएगा, ठीक है, इसलिए हल्ला मत कीजिए कृपया। तो अभी क्या मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे त्रिभुज बी डी और डी सी एक ही आधार डी और समांतर रेखा बी सी ई पे, चलिए हम चित्र पे आ जाते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ऊपर चित्र पे आते हैं। हम बात किस त्रिभुज की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं त्रिभुज पी डी ई, ये वाले त्रिभुज की, और बात कर रहे हैं हम त्रिभुज डी या सीई डी, जो बोल दें, ये दोनों त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये दोनों दो अलग त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप एक चीज देखिएगा इसमें, बहुत आसानी से देखिएगा, क्या देखिएगा, ये बीसी हम क्वेश्चन में ही जानते हैं ना कि ये जो बीसी रेखा जो है, हाइलाइटर को फिर मैं अलग कलर से ले लेता हूं, ये जो बीसी रेखा है, बीसी रेखा डी के समांतर है, किसके समांतर है, डी के समांतर है, ठीक है। कहने का अर्थ है ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है बी डी ई, ये त्रिभुज, और ये जो त्रिभुज है डी ई सी, ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज किसके
बीच में है डी रेखा और बीसी रेखा के बीच में बना हुआ, डी और बीसी के बीच में बना हुआ, ठीक है। और डी बीसी के बीच में है, और तो और दोनों का आधार एक ही है, कहने का मतलब दोनों का आधार डी ही है, या फिर दोनों का आधार क्या है, डी ई ही है। एक ही आधार पे बना हुआ, दोनों का आधार बराबर हो और दोनों समांतर रेखा के बीच बना हो, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसको याद रखिएगा, अगर दो त्रिभुज समान आधार पे हों और दो समांतर रेखा के बीच बने हों तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। कहने का मतलब बी का क्षेत्र यानी बीडीई का क्षेत्रफल सीडी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब वापस आ जाते हैं हम अपने जगह पे, यहाँ पे आ जाते हैं जहां हम थे, हमारे मूल बिंदु पे। यहाँ पे आ गए, आने के बाद हमने क्या देखा, हल्ला कोई नहीं करेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो क्या आपने देखा कि एरिया ऑफ एडी जो है और एरिया ऑफ एडी, ये दोनों त्रिभुज में ये दोनों बराबर हैं, ये और ये दोनों एक जैसे थे। और अभी हमने सिद्ध कर दिया कि ध्यान दीजिए कि बीडीई और डीईसी एक ही आधार डी या समांतर रेखा के बीच बने दो त्रिभुज है, अतः उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। मतलब नीचे वाला भी बराबर हो गया है ना, ये नीचे वाला भी बराबर हो गया। कहने का मतलब ये पूरे नीचे ये दोनों बराबर है। तो अगर हम इनको माने थे 5 और इसको माने थे 6, तो समीकरण 5-6 के अनुसार, और ये जो अभी हमने बात रखी नीचे हाईलाइट करके रखी, उसके अनुसार क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बीडी एरिया डीसी बराबर होगा। तो इन तीनों को जब हम ले लेंगे 5, 6 और ये जो आया इसको हम 7 मान लेंगे, हम पेन ले लेते हैं, ठीक है। इनको हम मान लेते हैं 7, ठीक है। उससे पहले 4 निकाल चुके थे, इसको मान लेते हैं हम 6, और इससे ऊपर वाला क्या था, मान लेते हैं 5, ठीक है। ये तीनों जिससे 2 3 माना है, मैं चूंकि उधर हम त्रिभुज का निकाले थे, उसके आगे हम इसको 5, 6 और 7 मानने बोल रहे हैं, ठीक है। इसको 5, इसको 6 और इसको 7 मानने बोल रहे, ये जो अभी हमने। तो समीकरण 5, 6, 7 के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ऊपर का तो पहले से बराबर था, नीचे वाला बीडीई और डीईसी भी बराबर हो गया। तो यानी कि ये पूरा का पूरा इससे बराबर हो गया। जब ये बराबर हो गया तो इसका बराबर वाला भी बराबर हो गया। कहने का मतलब एडी बटे डीबी बटे एई बटा ईसी, और इसी के साथ हमारा थ्योरम प्रूफ हो चुका है। इस समीकरण के हिसाब से एडी बटा डी बटा ए बटा ईसी, और इसी के साथ हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूफ लिख सकते हैं। और आज का जो थ्योरम था हमारा आधारभूत अनुपातिका प्रमेय, थेल्स प्रमेय, इसी के साथ समाप्त हुआ, ठीक है। इसका रिकॉर्डेड वर्जन भी आपका कहीं पर नहीं समझ में आया होगा, आप इसे कल से प्रश्न करेंगे, ठीक है। और फिर मैं सभी का स्वागत कर, बहुत सारे बच्चे आज जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगा। आप अनम्यूट होके बताएंगे कि आज का क्लास कैसा लगा, आपको कैसा लगा क्लास। जितेंद्र, अजय, कैसा लगा अजय, कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? नो सर। ठीक है, वेरी गुड। अगर समझने में, मैं इस रिकॉर्डेड वर्जन को आप लोगों को साझा करूंगा, अगर कुछ समझने में दिक्कत होगा तो आप जरूर मुझसे प्रश्न करेंगे। आप ऐसे भी फोन कर सकते हैं। आज मुझे टेक्निकल सपोर्ट तुरंत सर दे रहे थे, ठीक है, आप लोग के बीच में। और समय 6 मिनट बचा हुआ है, सर कुछ आपसे बात करना चाहूंगा, आइए 2 मिनट। बस बच्चे को कैसा लगता है ऑनलाइन शिक्षा, इसके बारे में सर आपसे बात करेंगे। 5 मिनट समय बचा हुआ हमारा। तरफ से स्वागत। तो आज का क्लास कैसा रहा आप लोगों को?
जवाब दीजिए, कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा। अच्छा, आवाज सुन रहे हैं? सब अनम्यूट हो सकते हैं, जितने बच्चे हैं सब अनम्यूट हो सकते हैं। हाँ, अजय, सतीश, जितेंद्र, आप लोग बताएंगे कैसा लगा आज का क्लास? सर पूछ रहे हैं। सर अच्छा लगा। क्योंकि हमारा विषय मैथमेटिक्स नहीं है, इसलिए आप लोगों के बीच बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उत्सुकता बनी रहती है कि हो रहा है उसमें आपका कितना इंटरेस्ट है, अच्छा लग रहा है या नहीं। और जैसा कि सर आप लोगों को बताया ही है, अगर कोई समझने में कुछ कमी रह जा रही है तो इसके लिए क्लास के बाद के समय का उपयोग कर सकते हैं। टेलीफोनिक वार्ता करके जो भी शंका है उसका समाधान आप लोग करवा सकते हैं। क्या समझ में आ रही है ना बात सभी को? शिखा, खुशी अनम्यूट होंगे थोड़ा सा। तुम लोग को समझ में आया कि नहीं? डेली क्लास में रहते हो, अनम्यूट हो गए। आज तो तुम लोगों ने तो वॉइस ही नहीं दे के रखा हुआ। चलो, तुम लोग दिख रहे हो, वेरी गुड। ऑनलाइन क्लासेस का लाभ स्पष्ट दिखना चाहिए। यह तभी तब से भी कुछ प्रश्न आए होना चाहिए। जो भी क्लास लिया गया है उसके तमाम बिंदुओं को आपने समझ लिया है। इसके लिए सर जो भी रिकॉर्डेड वर्जन पास में आप लोगों को साझा किया जाएगा, उसको सुनने के बाद समस्या को दोबारा निश्चित रूप से समाधान इसका देगा। तो ऑनलाइन क्लास का भरपूर लाभ देने का प्रयास करें, क्योंकि अब आप लोग 10th में आ गए। तैयारी निश्चित रूप से आप ऊपर की तरफ ले जाएं और सर आप लोगों के लिए जितना मेहनत करते हैं इनके साथ चलने का आप प्रयास करें ताकि बेहतर परिणाम सत्र के अंत में आ सके। जी, मैं थैंक यू सर। और सुनिए आप लोग एक बात और, क्योंकि स्थिति खराब बद से बदतर हो रही है, गिरिडीह में केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो हो सकता है कि एक सर आवाज नहीं आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि स्थिति समय के हिसाब से और ज्यादा खराब होते जा रही है, ठीक है। गिरिडीह में 11 केसेस मिले, कोरोना पॉजिटिव। ईश्वर से ये है कि ये चीजें खत्म हो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि मतलब जो जूम क्लास जो है बहुत कम स्कूलों में चलाया जा रहा है, या ना ही चलाया जा रहा है। प्रत्येक दिन तो लगभग किसी स्कूल में नहीं चलाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पे हमारी बात है। आप सभी बच्चे इस चीज को घर में खुद से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस सामने के क्लास का निदान नहीं है, उनका निदान नहीं है। कहीं ना कहीं आपको फेस के सामने जो हम बताएं, जो प्रश्न कर सके, वो ऑनलाइन क्लासेस में संभव ना हो। फिर भी मैं पूर्ण कि आपको हर चीज, ठीक है, तो आप भी सहयोग करेंगे और उन चीजों को करेंगे कि डेली का डेली बना के मुझे दिखाएंगे। थेल्स पर में आज का आपका टास्क रहा, सभी बच्चे आज जरूर उसे आप इसमें नोट करेंगे, बनाएंगे। मैं रिकॉर्डेड वर्जन भेजूंगा, उससे आप लोग समझेंगे। अब जहां दिक्कत हो, सभी को अच्छी लग रहा है ना? मेरी समझ में आ रही है ना? यस सर। यस सर। एक बार बाकी सभी को ही साथ में बोल दे, सभी को सही लग रहा है ना? हाँ, यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच आज की क्लास में आने के लिए। थैंक यू। आज इसी के साथ मैं इस क्लास को एंड करता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।